सूर्य और इसकी गर्मी ये दोनों वो चीजें हैं जो पृथ्वी पर पनप रहे जीवन के लिए सबसे जरूरी हैं। लेकिन समय के बीतने के साथ सूर्य ज्यादा चमकदार होता जा रहा है, पर इसकी ये चमक हमेशा से ऐसी नहीं थी। इससे जुड़ी अभी तक की गई सभी स्टडीज से हमें यही पता चला है कि अर्थ अपनी फर्स्ट स्टेज के दौरान बर्फ की एक आइस बॉल था और जिस पर किसी तरह की लाइफ फॉर्म्स के मौजूद होने के चांसेस ही नहीं थे। हालांकि इसके बाद भी जो एविडेंस हमें मिले हैं उनके अनुसार इस पे लाइफ और पानी इसके शुरुआती समय पर भी मौजूद थे। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस मामले में ये अकेला नहीं है। क्या हमारे यूनिवर्स में इससे भी पुरानी कोई चीज हो सकती है? क्यों हमारे आसमान को लाल दिखाई देना चाहिए? और कैसे ड्वार्फ गैलेक्सीज फिजिक्स के कुछ बड़े लॉज को भी वायोलेट कर सकती हैं? आइए इस सब के बारे में जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल से। द पैराडॉक्स ऑफ द ओल्डेस्ट स्टार HD 140283 नाम का सितारा, जो कि पृथ्वी से 190 लाइट ईयर्स दूर लिब्रा कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। इस सितारे को मैथ्यूजिला स्टार का नाम दिया गया है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इसकी एज का पता लगाने की कोशिश तब की थी जब वो हिपारकॉस टेलीस्कोप से इसकी स्पीड की मेजरमेंट कर रहे थे। तब उन्होंने पाया था कि ये सितारा लगभग 1.3 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अंतरिक्ष में मूव कर रहा है। लेकिन जिस चीज ने वैज्ञानिकों को हैरान किया वो थी इसकी एज, जिसके अनुसार ये 16 बिलियन साल पुराना था। वैज्ञानिकों के लिए ये रिजल्ट काफी अजीब थे, क्योंकि हमारे यूनिवर्स की अभी की एज ही सिर्फ 13.8 बिलियन साल है। इस तरह से कैसे कोई ऑब्जेक्ट यूनिवर्स से भी पुराना हो सकता है? इस सवाल के जवाब को गहराई से जानने के लिए वैज्ञानिकों ने 8 सालों तक हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस सितारे की पैरेलस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोमेट्री और इसकी चमक की वेरियस स्टडीज को अंजाम दिया, जिसके बाद उनकी कैलकुलेशन से इस सितारे की उम्र 14.5 बिलियन साल के आसपास निकली। लेकिन इसकी ब्राइटनेस और इसकी दूरी के कारण इसे प्रिसाइजली मेजर करना वैज्ञानिकों के लिए बेहद ही मुश्किल था, जिस वजह से इसकी एज में भी 800 मिलियन साल का एक गैप था, जो इसकी एज को 13.7 बिलियन साल तक नीचे ले आता है, जो कि यूनिवर्स के बनने से थोड़ा बाद का समय है। हालांकि ये सच में ऐसा है या नहीं, इसे लेकर वैज्ञानिक आज भी क्लियर नहीं है। द रेड स्काई पैराडॉक्स। हमारी मिल्की वे के 80% सितारे रेड ड्वार्फ या M टाइप के सितारे हैं और वैज्ञानिकों की कैलकुलेशंस के अनुसार ये इसी तरह से आने वाले कुछ ट्रिलियन सालों तक जलते रहेंगे। कंपैरिजन के लिए हमारा सूर्य इसी तरह से 5 बिलियन सालों तक जलता रहेगा, जो कि हमारी गैलेक्सी में रेड ड्वार्फ सितारों के लार्ज नंबर को भी एक्सप्लेन करता है। अगर इन रेड ड्वार्फ सितारों का नंबर हमारी गैलेक्सी में इतना ज्यादा है तो आप सोच सकते हैं कि हमारा आसमान इनकी रोशनी से भरा होना चाहिए और इनमें से कुछ के पास जीवन के पनपने लायक कंडीशंस वाले प्लैनेट्स भी होने चाहिए। तो आखिर ये सभी रेड ड्वार्फ सितारे कहाँ हैं और हमें अभी तक इनके प्लैनेटरी सिस्टम में जीवन खोजने को क्यों नहीं मिला? ये है रेड स्काई पैराडॉक्स, जिसे एस्ट्रोनॉमर डेविड किपिंग, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर हैं, उनके द्वारा प्रपोज किया गया है। जिस तरह से हम स्पेस में सितारों को देखते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में से इन्हें देखने से काफी अलग है। स्पेस से देखने पर सूर्य सफेद दिखाई देता है, बहुत विशालकाय गर्म सितारे ब्लूइश और ठंडे सितारे हमें सफेद या ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। ये रेड ड्वार्फ सितारे इतने डिम रहते हैं कि हमारे सबसे करीबी सितारे को भी हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इन सितारों को भी टेलीस्कोप से देखने पर ये हमें इनको देखने के लिए इस्तेमाल किए गए फिल्टर्स के कारण अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। लेकिन इस रेड स्काई पैराडॉक्स का यूनिवर्स के कलर के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये पैराडॉक्स यूनिवर्स में एलियन लाइफ की खोज से लेकर जुड़ा है। इस पैराडॉक्स से जुड़ा आइडिया ये है कि रेड ड्वार्फ सिस्टम्स में मौजूद प्लैनेट्स के पास लाइफ को डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट चांसेस होंगे, क्योंकि ये सितारे एक तो लंबे जीते हैं और दूसरा ये हमारी गैलेक्सी में एक बड़े नंबर में हैं।
इन रेड ड्वार्फ स्टार्स में से 15% सितारे ऐसे हैं जिन्हें अर्थ जैसे रॉकी प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं और जिनमें से ज्यादातर एक्सोप्लैनेट अपने सितारे के बेहद करीब हैं, जिस वजह से इन्हें सफिशिएंट लाइट और हीट मिलती है, जो हमें ये भी बताती है कि इन प्लैनेट्स की सरफेस पर पानी अपनी लिक्विड स्टेट में होगा, जो पृथ्वी के जीवन के लिए सबसे जरूरी है। हम अभी तक पृथ्वी को ही जानते हैं जिस पर हमें जीवन मिला है, जो कि एक येलो ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करती है और जैसे सितारे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का कुछ प्रतिशत हिस्सा ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सूर्य लकी है? इसका जवाब है नहीं। कोपरनिकस प्रिंसिपल के अनुसार यूनिवर्स में कोई भी स्पेशल रीजन या किसी बॉडी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। आसान शब्दों में यूनिवर्स में हमारी जगह बेहद ही कॉमन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स में लाइफ काफी ज्यादा कॉमन है। हालांकि कुछ रिसर्चर्स की स्टडी के अकॉर्डिंग इन रेड ड्वार्फ सिस्टम्स के प्लैनेट्स ज्यादा सेफ नहीं होंगे। ये अक्सर एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और सोलर रेडिएशन का सामना करते होंगे और इसी के साथ कुछ प्लैनेट्स अपने सितारे के साथ टाइटली लॉक्ड होंगे, जिसकी वजह से इनकी एक साइड हमेशा इनके सितारे की तरफ और दूसरी साइड हमेशा ही अंधकार में रहती होगी। इसके कारण इनकी सूर्य वाली साइड का टेम्परेचर ज्यादा होगा और दूसरी साइड का काफी ज्यादा कम। लेकिन इन एक्सट्रीम कंडीशंस के बाद भी जीवन इन जगहों पर पनप सकता है, क्योंकि ये हमें हमारी पृथ्वी की कुछ एक्सट्रीम प्लेसेस में देखने को मिला है। इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज सामने रखी गई हैं, लेकिन जिनमें से कोई भी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। द पैराडॉक्स ऑफ मिसिंग ड्वार्फ गैलेक्सीज। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी के अनुसार बड़ी गैलेक्सीज के पास कुछ 100 से 1000 ड्वार्फ सैटेलाइट गैलेक्सीज होनी चाहिए, लेकिन हमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को ऑर्बिट करती केवल 30 गैलेक्सीज ही अभी तक देखने को मिली हैं, जो कि उस प्रेडिक्टेड नंबर का 1% भी नहीं है। तो आखिर ये सारी मिसिंग गैलेक्सीज कहाँ हैं? इससे जुड़ा एक आइडिया ये है कि अपनी एवोल्यूशन के एक पॉइंट पर ये बड़ी गैलेक्सीज इन टाइनी ड्वार्फ गैलेक्सीज को अपनी ग्रेविटी या किसी कॉस्मिक घटना की वजह से कैप्चर कर लेती हैं। लेकिन हम अभी तक हमारी गैलेक्सी के करीब बहुत सी ड्वार्फ गैलेक्सीज को देख ही नहीं पाए हैं। इसका सिर्फ ये कारण नहीं है कि ये काफी ज्यादा डिम और काफी छोटी रहती हैं और इनमें कुछ हजार ही सितारे होते हैं। वहीं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पास 100 से 400 बिलियन सितारे हैं। इन सितारों के एक साथ होने के कारण इनकी ब्राइटनेस किसी छोटी ड्वार्फ गैलेक्सी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी की मिसिंग अल्ट्रा फेंट गैलेक्सीज की कहानी यही खत्म नहीं होती। ये छोटी गैलेक्सीज ग्रेविटी के न्यूटोनियन मॉडल को चैलेंज करती हैं, क्योंकि इनकी रोटेशन काफी अजीब है। कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के अनुसार सैटेलाइट गैलेक्सी को लार्ज गैलेक्सी द्वारा कैप्चर करने से पहले इन्हें इंडिविजुअली फॉर्म होना चाहिए और ऐसा होने पर ये अलग अलग डायरेक्शन से हमारी गैलेक्सी की तरफ आएंगे और इनकी शेप किसी तरह से भी एक डिस्क के जैसी नहीं होगी। लेकिन हमारी गैलेक्सी के पास मिली 11 सबसे ब्राइटेस्ट ड्वार्फ गैलेक्सीज मिल्की वे के अराउंड एक डिस्क की शेप में है और जो सभी हमारी गैलेक्सी की एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में ही इसे ऑर्बिट कर रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा लेआउट केवल एक ही कंडीशन पर पॉसिबल है, जो है कि अगर ग्रेविटी न्यूटन की प्रेडिक्शन से काफी ज्यादा हो और यहीं से इस पैराडॉक्स की शुरुआत होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन टाइनी गैलेक्सीज में डार्क मैटर के क्लम्स इतने बड़े नहीं होंगे कि वो गैस को इकट्ठा करते हुए नए सितारों की फॉर्मेशन किसी तरह से कर पाएं, तो ये इन्हें हमारे लिए इनविजिबल बना देगा। और वो डार्क मैटर ही है जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ बांध कर रखता है और जिसके यूनिवर्स में भरमार है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने 7000 गैलेक्सीज को स्टडी करते हुए पाया था कि इनमें 400 गुना ज्यादा डार्क मैटर है। वहीं पर 2022 के मई में यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना जो स्पेन में है, उसके एस्ट्रोनॉमर्स ने 11 ऐसी गैलेक्सीज को खोजा था जिनमें डार्क मैटर मौजूद ही नहीं था। डार्क मैटर से भरी गैलेक्सीज में सितारे न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के मुकाबले तेज स्पीड्स पर घूमते हैं। अगर स्पेनिश एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा सुजेस्टेड डेटा की कंफर्मेशन होती है तो न्यूटन की थ्योरी को मॉडिफाई किया जाना जरूरी हो जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा जब फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बदला जाएगा और जिसके साथ यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया भी बड़े लेवल पर चेंज हो जाएगा।
क्यों मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सीज वैज्ञानिकों की नजर से छिपी हैं? किसी रेड ड्वार्फ सितारे के पास हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोजने के चांसेस कितने ज्यादा हैं? ऐसा कौन सा पैराडॉक्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? इन सब के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।